So now, in our continuation of the yesterday's lecture, now we are proceeding towards the pestle analysis. जब हमने कल जिक्र कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन वर्किंग ऑन द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड इट कीप ऑन वर्किंग ऑन इन्वायरमेंटल एनालिसिस रादर, फिर हमने कल ये भी जिक्र कर लिया कि द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड दोज फैक्टर्स आर नोन एज द पेस्टल फैक्टर्स। और फिर हमने ये भी जिक्र कर लिया दैट देयर आर द कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स एज वेल जो देखे जाते हैं। फिर हमने ये भी बात की कि इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, और जो इम्पैक्ट इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है उन इम्पैक्ट्स को हम कहते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, यानी कि या तो ये अपॉर्चुनिटीज होते हैं या थ्रेट्स होते हैं। फिर हमने ये बात भी कल की थी कि अपॉर्चुनिटीज को हम कहते हैं सीज और हम कहते हैं थ्रेट्स को नलिफाई। हमने ये इसलिए बात की थी कल ताकि हम लोग बेसिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनवायरमेंट में उसको एनालाइज कर सकें। नंबर टू, मैंने ये बात भी की थी कि हमें कुछ स्ट्रेंथ्स को और कुछ वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम हर अपॉर्चुनिटी को या तो स्ट्रेंथ से सीज करते हैं या वीकनेसेस को रेक्टिफाई करके सीज करते हैं। हर एक थ्रेट को हम नलिफाई करते हैं या तो स्ट्रेंथ को यूज करके करते हैं और या फिर वीकनेसेस को रिमूव करके करते हैं। सो स्ट्रेंथ्स का डेवलप करना और वीकनेसेस को रिमूव करना, ये दो ही वेपन्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद को एक्सेल करने के वास्ते। यही बात हमने कल लोग अभी डिस्कस कर ली थी, तो आज मैं एक कदम और आगे जा रहा हूँ। तो जब पेस्टल हमने डिस्कस किया, पेस्टल को भी पेस्टल मॉडल, कंपेटिटिव एनालिसिस और साथ हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी थ्रेट, एक कदम आगे जाता हूँ। तो इसका मतलब ये, अगर एनवायरमेंट एनवायरमेंट एनालिसिस भी जरूरी है, अगर ये बात हमने कह दी कि एनवायरमेंट का एनालिसिस भी जरूरी है, अगर हमने ये बात तय कर दी कि पेस्टल का एनालिसिस भी जरूरी है, अगर हमने ये बात तय कर दी कि कंपटीशन का एनालिसिस वो भी जरूरी है। और एक बात याद रखिए, मैं बहुत आराम आराम से लगता हूँ तो हूँ, लेकिन जब मैं एक टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ तो एक पूरा टॉपिक कंक्लूड हो जाता है, और एहसास तब होता है जब टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। तो इसलिए बड़े अटेंटिव होकर क्लास में बैठ के मैं एक एक स्टेप पर अपनी बिल्डिंग माउंट कर रहा हूँ। एक एक स्टेप पर मैं आगे चल रहा हूँ, एक एक स्टेप पर मैं आगे जाके चीजें समझा रहा हूँ। स्टेप स्टेप करते करते मेरी पूरी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा अटेंटिव एंड विजिलेंट होकर बैठे, जो मैं गैप्स लेता हूँ दरम्यान में क्वेश्चंस पूछने के लिए, उन गैप्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछिए ताकि आप लोगों का माइंड सेट जो है वो क्लियर हो जाए अबाउट एनी कंफ्यूजन हमें कैरी नहीं करना चाहिए। और जब मैं इन सारे एनालिसिस की बात करता हूँ तो इन सारे एनालिसिस को हम एक साथ यकजा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। एंड द bigger name we can use for these all analysis is known as the SWOT analysis। हमने कल यहाँ पे स्ट्रेंथ्स की बात भी की थी, हमने कल बात की थी वीकनेसेस की भी, हमने कल बात की थी अपॉर्चुनिटीज की भी, फिर हमने बात की थी थ्रेट्स की भी, फिर हमने अपॉर्चुनिटीज को सीज करने की बात भी की थी, फिर हमने थ्रेड्स को नलिफाई करने की बात भी की थी। ये सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं, अगरचे कि हमें अंदाजा हुआ नहीं कि हमने कितना कवर किया उस थोड़े टाइम में। बहरहाल स्वॉट एनालिसिस इज नाउ स्पेसिफिक टू ऑल दोज थिंग्स जिन्हें हमने कल आइडेंटिफाई कर लिया था। आज हमने इस बात को डिस्कस करना है कि जब एक बिजनेस मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है या एक एंटरप्रेन्योर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, तो वो किन टूल्स की मदद से अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को या स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके बाद फिर हम उसके अंदर चले जाएंगे ताकि हम पेपर परफॉर्म कर सकें। तो SWOT एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स नंबर टू, strengths number two, weaknesses number three, opportunities, and number four, opportunities, and number four, threats analysis। ये कहलाता है strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis। So now हमने कल डिस्कस कर लिया, आज हम इसको रिकॉल करेंगे।
और हम इसको समझेंगे फिर से, ताकि हमारी कोई चीज़ अगर जहन में ऐसी रह गई हो जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेंगे. So now, SWOT analysis is an analysis that strengths, weaknesses, opportunities, and the threats analysis. So now, हमने कल डिस्कस किया था strengths क्या है. हमने कहा था तो strengths are known as the reason. हमने ये डिसाइड किया था कि strength is known as the reason of success. फिर हमने ये डिफाइन किया था कि वीकनेस क्या है. तो हमने ये बात डिसाइड की कि वीकनेस इज रीजन ऑफ फेलियर. फिर हमने जब अपॉर्चुनिटी की बात की तो हमने कहा था इट इज नोन एज चांस ऑफ सक्सेस. Chance of success. What do you mean with this? Chance means this has a probability. This can be, this can not be. ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता. And threat is known as the chance of failure. Chance of failure. So now, strengths are reason of success. Number one. Number two, the weaknesses are the reason of failure. Opportunities are the chance of success, and threats are known as the reason. Sorry, the chance of threats are known as the chance of failure. ये हो गई चार चीज. अब हमें एक बात को थोड़ा सा एनालाइज करना है और अंडरस्टैंड इस तरह से करना है कि ये दो चीजें जिनको हम कहते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये दोनों चीजें बोथ ऑफ देम, these both things which are strengths and weaknesses, they both are always internal. They both are always internal. ये हमेशा internal होंगी. These both are always internal. ये strengths weaknesses हमेशा किसी organization के अंदर होंगी. And number two, एक बात अपने ज़हन में रखने की जरूरत है. And what that thing about the strength and weaknesses, these two are both of them are controllable. तो दोनों कंट्रोलेबल हैं. तो दोनों ही कंट्रोलेबल हैं. अगर मैं इनके साथ कंपेयर करता हूँ दूसरी साइड पे जाके, और मैं अगर देखता हूँ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को, तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं ये दोनों के दोनों, सॉरी, these both opportunities and threats both are external. ये दोनों एक्सटर्नल हैं. and both are uncontrollable. So now हमने क्या डिसाइड किया, एक स्टेप आगे जाके हमने इस बात का तस्करा किया है that जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, these are purely internal, and the opportunities and threats, they both are purely external. So when strengths and weaknesses are internal, these are purely controllable, and the threat, opportunities and threats which are external, they are purely uncontrollable. So it is very important to be looked into in a first step. Once we are done with this thing, we should be known to that how a business manager, or what are the approaches which can help a business manager to actually work on their identification. So up how to determine, हमने कैसे how to determine हमें कैसे पता लगेगा कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, उसके लिए याद रखिएगा. स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के लिए दो पॉपुलर मॉडल that we normally study and discuss. Number one is known as internal analysis. One known as internal analysis. Internal analysis क्या है? Internal analysis is known as departmental scanning. And departmental scanning का purpose है for determination of any loophole. पर any loophole, कोई ऐसा तो नहीं है loophole जो that is turning, loophole that is creating a weakness, that is creating a weakness, that is creating a weakness. और number two, हम कहते हैं that internal analysis is that specific analysis that, again, it is departmental scanning. Again,
internal analysis, departmental scanning for any loophole that is creating the weakness, or departmental scanning for determination of our differentiation points, which can give us a strength to, which can give us strength to which can give us a strength to seize the opportunity. तो मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ और फिर दोबारा से इसको ध्यान से सुनिए। मैंने ये बात की है कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस को। नंबर वन, मैंने बोला है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर डिटरमिन्ड बाय द हेल्प ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग. We talk about they're determined by the help of internal analysis. And when we talk about the internal analysis, what we do? We work on departmental scanning to determine any loophole in the system, because these loopholes lead to the weakness. And then we scan the internal departments to identify our differentiation points, because these differentiation points give us the strength to seize the opportunity. So पहला मॉडल जो हम यूज करेंगे, that is known as the departmental analysis. And what is departmental analysis? Departmental analysis is actually the scanning of the internal departments, so that we could identify if there is any loophole, we could address it, and if there is some differentiation, we could use that to seize the opportunity. तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ आपकी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को। पहली चीज मैंने डिस्कस की, मैंने पहली चीज ये डिस्कस की कि कैसे डिटरमिन करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को। तो पहला मॉडल जो हम लोगों ने समझा है, दैट मॉडल इज नोन एज इंटरनल एनालिसिस. द सेकंड मॉडल which can be very helpful, it is known as value chain model. It is value chain model by Porter, by Michael Porter. So Porter ka model is the second model that helps us in identification of internal strengths and weaknesses, so that we could seize the opportunity or we could nullify them, right? Or we could, we could build up the strengths to seize the opportunity, or we could nullify, we could reduce or eliminate the weaknesses to actually strengthen the strengths to take up the opportunity and seize them. तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि दो मॉडल, internal analysis and number two, the value chain model by Michael Porter. These are very, very helpful for us, जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, ताकि हम स्ट्रेंथ्स को यूज करके अपॉर्चुनिटी सीज करें और हम वीकनेसेस को रिमूव कर लें. So now value chain model में Michael Porter in his value chain model actually provides Michael Porter actually in value chain model provides 9 activities. So Michael Porter 9 activities provide करता है. ये 9 activities जो Michael Porter provide करता है, ये 9 activities दो हिस्सों में तकसीम है. 2 parts, इनके 2 हिस्से हैं. Part 1 of it, इसका पहला पार्ट जो है वो कहलाता है primary activities. Primary activities. और जो दूसरा पार्ट है, that is known as the scanning. डिटेल्स बाद में डिस्कस करें. अभी तक हमें सिर्फ इतना पता लग गया कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो मॉडल डिफाइन करता है, जो मॉडल यूज किए जा सकते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को डिटरमिन करने के लिए. पहला जो मॉडल है, दैट इज नोन एज इंटरनल एनालिसिस, एंड नंबर 2, द सेकंड मॉडल इज वैल्यू चेन मॉडल बाय माइकल पोर्टर. अब आ जाए दूसरी साइड पे. जब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस के दूसरी साइड पे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के एनालिसिस पे, तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हाउ टू डिटरमिन.
how to identify, how to detail, कैसे पता लगेगा अपॉर्चुनिटी आई या कैसे पता लगेगा कि थ्रेट आया, हम इसको कैसे डिटरमिन करेंगे। इसके लिए द कॉमन मॉडल दैट वी यूज आर नंबर वन, Pascal model, the Pascal model, and number two is known as again Michael Porter five forces model. अब हमने सिर्फ मॉडल नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ मॉडल का नाम नहीं सुना है, हमने सिर्फ मॉडल को नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ा है कि ये मॉडल यूज कहाँ होता है। मैं उल्टा पढ़ता हूँ, अब जिस तरह मैं पहले बता रहा था कल भी कि जब मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा तो दैट विल बी नोन एज द explanation of that specific thing that I've ended. Michael Porter five forces model and the Pestel model are two models which are used to identify the uncontrollable external causes of failure, which are known as the threats, and the success factors, which are known as the opportunities. So, if we talk about Michael Porter five forces model and the Preston model, these are the models that help us to determine the uncontrollable external source of or the cause of success and the cause of failure. Means these two models help us to identify the external uncontrollable opportunities and threats. So ये दो मॉडल उसके लिए यूज हो। यहाँ पे जो internal analysis and value chain model are the two models which are used to determine or identify internally controllable reasons of the failures which are known as strengths and the weaknesses. So it is what the basics of the model that what we have discussed. अब हम इन मॉडल्स पर एक एक करके आएंगे और इनको समझेंगे हाउ दे वर्क। सो अगर हमने यहाँ तक समझ लिया है तो पहला मॉडल जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, द फर्स्ट मॉडल दैट बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं आपके लिए पिक्चर ले लूँ और फिर उसके बाद मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज इंटरनल एनालिसिस। मैं एक एक स्टेप करके आगे चलता जा रहा हूँ ताकि आपको वो एक एक स्टेप जो है वो समझ आता जाए। अगेन आई रिवाइज टुडेज लेक्चर। हमने SWOT एनालिसिस शुरू किया विच इज strengths, weaknesses, opportunities, and the threats analysis model. And that this specific analysis provide us with the strengths, weaknesses, and opportunities and threats. Strength and weaknesses are what strength is the reason of failure, and success is the reason of success. The weakness is reason of failure. Both are internal, controllable, and determined by internal analysis and the value chain model. Opportunities and threats both are external, uncontrollable, and determined by the help of personal model and the five forces model. I think that I have recapped today's lecture. Now you have some time to ask me the question, and then I will be proceeding further for the continuation of our day. So now we revert back and we after the question sessions. Now I'm going to work on internal analysis again. मैं फिर से internal analysis को शुरू करूँ। मैं एक एक स्टेप करके आगे जा रहा हूँ। मैंने पहले SWOT एनालिसिस की, SWOT एनालिसिस के अंदर बेसिस की, सेक्शन की, मॉडल्स की बात की। अब मैं पहला मॉडल डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड दिस मॉडल इज नोन एज इंटरनल एनालिसिस मॉडल। अब देखिए इंटरनल एनालिसिस क्या है। इंटरनल एनालिसिस है स्कैनिंग, मीन्स looking into, means determine what are the positive, and what are the negative points which are currently which are currently which are the positives and which are the negative, what are the positives and what are the negative points which are currently prevailing in your organization, in your organizational departments. मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग, हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग, हम देखते हैं नंबर 2 सेल्स,
हम देखते हैं हमारे मार्केट में, हम देखते हैं आफ्टर सर्विसेज डिपार्टमेंट, हम देखते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हम देखते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट, हम देखते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स। हम इन डिपार्टमेंट्स को कब इसके अंदर क्या हो तो अपॉर्चुनिटी, सॉरी, क्या हो तो स्ट्रेंथ हो सकती है और क्या हो तो वीकनेस हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन अ क्विक इंटरव्यू। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में देखिए, मैं टेक्निकल वर्ड यूज भी कर लूंगा, लेकिन मैं पहले एक नॉन टेक्निकल तरीके से समझाता हूं। वेरिएशन रेट अगर आपका वेरिएशन रेट होता है गुड बैड यूनिट परसेंटेज। अगर वेरिएशन रेट जो है वो लेस है, इफ योर वेरिएशन रेट इज लेसर, अगर ये कम है, छोटा है, मींस आप 90% गुड यूनिट्स बनाते हैं। इफ वेरिएशन रेट इज लेसर, इसको हम कहते हैं इट इज। नंबर टू, इफ वेरिएशन यानी कि सक्सेस यूनिट्स परसेंटेज रेट, वेरिएशन रेट इज हाई, तो ये आपकी वीकनेस है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वेरिएशन जब कम होगा, बैड यूनिट्स कम होंगे, तो आपका कास्ट ऑफ बैड यूनिट्स गुड यूनिट्स पर कम ट्रांसफर होगा। आप जो प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज कर रहे होंगे, वो प्राइस फॉर क्वालिटी होगी, प्राइस फॉर मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपका वेरिएशन रेट हाई होगा और आपकी बैड यूनिट्स ज्यादा होंगे और बैड यूनिट्स का परसेंटेज गुड यूनिट्स पे पड़ेगा, तो अब जो सेल प्राइस है, इस सेल प्राइस के अंदर कस्टमर को पता है अगर कि आपका क्वालिटी चार्ज 60% है और बैड यूनिट्स चार्ज 40% है, तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को कभी भी नहीं खरीदेगा। दिस विल टर्न इनटू योर वीकनेस। मैं एग्जांपल्स कोट करता हूँ इसके। एग्जांपल, 1960 1980 में मोटरोला 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 Motorola was the first company. Motorola was the first company that converted on Sigma 6 on Sigma 6 manufacturing technique। सिग्मा 6 मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, स्केल में नहीं है आप क्वालिटी एश्योरेंस, लेकिन सिग्मा 6 मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक वो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है इन विच सक्सेस रेट ऑफ प्रोडक्शन was 99.99666%. That means only 4 bad units in 1 million में। आप अंदाजा लगा, आप शायद समझ आ रही होगी कि मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या होती। मोटरोला 1980 में सिग्मा 6 पे कन्वर्ट होने वाली पहली कंपनी, जिस कंपनी में मोटरोला ने, वो पहली कंपनी थी जिस कंपनी ने सक्सेस रेट ऑफ प्रोडक्शन अटेन किया, एंड इट वाज 99.99666%। दैट मींस ओनली 4 bad units, only 4 bad units which out of 1 million made, यानी कि 10 लाख बनाए, और 10 लाख बनाने के बाद 10 लाख बनाने के बाद वो सिर्फ बैड यूनिट्स कितने थे? द बैड यूनिट्स पर ओनली 4 आउट ऑफ 1 million। सो समबडी कैन नॉट थिंक ऑफ इट, 10 लाख बनाए और 10 लाख में आपने सिर्फ बैड यूनिट्स कितने किए? बैड यूनिट 4। इट इज आउट ऑफ द सेंस थिंग। बट आज तो 2024 है, हम उससे भी 44 years आगे आ रहे हैं। सो अगर उस वक्त
एंड अगर उस वक्त हमारा जो सक्सेस रेट प्रोडक्शन 99.9966% हुआ, तो आज तो खैर इससे भी शायद 100 पे चला गया, लेकिन इससे क्या इंप्रूव करेगा? द थिंग इज दैट आज तो फिर हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन यूनिट्स की बात तो आज नहीं करेंगे। वो तो प्रोडक्शन यूनिट की बात तो 44 साल पहले खत्म हो गई थी। सो इट इज व्हाट नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक गुड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये है डिपार्टमेंटल एनालिसिस। अगर आपके सिनेरियो में एसबीएल के एग्जाम में ये बात दी हुई है सिनेरियो में, दैट कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम द कस्टमर कंप्लेंट्स, दैट मीन्स दैट कंपनीज, इफ इट इज कंपनी सफरिंग फ्रॉम द कस्टमर कंप्लेंट, तो इसका मतलब ये है ना कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है या कंपनी का जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएटली वर्किंग एज अ सॉलिड डिपार्टमेंट शुड वर्क। ये सारी चीजें हैं जिनको हमें जहन में रखना होगा। नंबर टू इज द सेल्स डिपार्टमेंट। मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल से आगे जा ताकि आपका सेंस बनता जाए, बिकॉज एसबीएल में नॉलेज तो टेस्ट होना नहीं, तो फिर टेस्ट किसने होना? टेस्ट होना है हमारी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो, और हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज को अगर रिप्रोड्यूस करना होता तो मैं यहाँ पे 6 लिखता स्ट्रेंथ्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की और 6 वीकनेसेस लिखता। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर वर्क इन प्रोसेस साइकिल कितना है, देयर ओवरऑल मशीन यूनिट एफिशिएंसी ऑफ मेकिंग यूनिट इन अ मिनट कितनी है, वो मैं बहुत से क्राइटेरिया लिखता। लेकिन एक्चुअली हमारा नॉलेज रिप्रोड्यूस नहीं होना, तो आपको सेंस माउंट होना चाहिए। आपका नॉलेज माउंट होने से ज्यादा जरूरी सेंस माउंट होना है, बिकॉज मॉडल्स में रिप्रोड्यूस एग्जाम में नहीं होना। आगे चलिए, डिपार्टमेंट आ गया मार्केटिंग सेल्स का। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गर 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 डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन network which is widespread which is widespread with delivery system with delivery system as well with delivery system as well, what will happen? You will be at the doorstep of the customer. If you see the modern companies, if you see the modern companies like Nestle, if you see the modern companies like Coca-Cola, we talk about the modern companies like Pepsi, you see them, they will be at the doorstep of the customer in a context that मोहल्ले के अंदर छुपी हुई एक छोटी सी दुकान के सामने उनकी गाड़ी रोज रुकती है, एंड दे डिलीवर द प्रोडक्ट ओवर देयर। इसका मतलब ये है कि इस कंपेरेटिव दौर के अंदर जो प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाएगी, याद रखिएगा, अभी मैंने कंपेरेटिव एनालिसिस की बात नहीं किया, तब कंपेरेटिव एनालिसिस की बात करूंगा तो याद रखिएगा, ये जो होमोजीनियस प्रोडक्ट के कंपेरेटिव होते हैं ना, इनका कस्टमर ज्यादा देर नहीं रुकता। अगर वो लेने कोक गया और कोक नहीं मिली तो वो उसे पेप्सी उठा के ले आएगा। अगर वो लेने जूस गया है ना, तो शायद दो दुकानें साथ साथ हों तो वो अपने नेस्ले का जूस नहीं मिला तो साथ में दुकान में चेक कर ले, वगरना अगर दुकानें दूर दूर होंगी तो नेस्ले का जूस ना मिला तो वो टॉप उठा के ले आएगा। तो आपका सेल्स डिपार्टमेंट जितना एफिशिएंटली वाइड स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ, एंड वाइस वर्सा। यानी कि इसके अगर अपोजिट होगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट? योर वीकनेस। आई होप आई कुड मेक इट अंडरस्टैंडेबल। So now next one is the marketing department. Now if we talk about the marketing department, so what we are going to work on, social media if your social media campaign is very quick, I mean efficient and productive and productive, that means productive, that means that you are going to enter into the bedrooms of the bedrooms of the clients। आप रजाई में मुंह करके लेटे होते हैं, मोबाइल पे कुछ खोलते हो और आपके सामने खुल जाता है एसबीएल जीशान से पढ़। इसका मतलब ये है कि एसबीएल इज नॉट ओनली इन द कॉलेज, एसबीएल इज इन द बेडरूम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो इफ जीशान एंड द एसबीएल एंटर्स इनटू द बेडरूम्स ऑफ द स्टूडेंट, दैट मीन द थिंग इज वाइड स्प्रेड। द मोर समझिए, तो मैं अपने शौक से आपको बता रहा हूँ ना कि मैं 4 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। if a product is everywhere, if the product is inside the blankets of the customer, if the department is so strong, that means that जो दिखता है वो दिखता। आप अगर हर जगह पे मौजूद हैं और आपकी इंफॉर्मेशन वाइड स्प्रेड है, तो कस्टमर रियली फैसिनेटिंग टू परचेज यू, ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगा आपके बारे में। एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी वीकनेस है। ये बात मेरी याद रखिएगा, या मैं 50 स्ट्रेंथ्स बता सकता हूँ,
लेकिन मैं सेंस क्रिएट कर रहा हूँ डिपार्टमेंटल स्कैनिंग कैसे होती है। आपके ब्रांड एम्बेसडर्स मार्केटिंग की स्ट्रेंथ है, आपकी नियॉन साइंस मार्केटिंग की स्ट्रेंथ, आपके एडवर्ट्स आपकी स्ट्रेंथ, आपके बिल बोर्ड्स आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रीट मार्केटिंग आपकी स्ट्रेंथ, आपके डिस्प्लेज आपकी स्ट्रेंथ, वो सारा मार्केटिंग के हिस्से हैं। लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनटू इट बिकॉज again I'm saying that practical approach build करना is the first thing that knowledge को in a context of exam ले लेना is a thing that is required। वरना अगर सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट ही पढ़ानी हो तो शायद एक हफ्ता नहीं, एक महीना भी ना काफी होगा सिर्फ इस एक वर्ड को खोलने। सो आगे चलिएगा जी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज आफ्टर सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट। आफ्टर सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट अगर अवेलेबल है और अफेक्टिव है, अवेलेबल है और अफेक्टिव है, दिस विल टर्न इनटू योर स्ट्रेंथ। इट इज, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स वाइंड अप होकर चले गए। आपको निसान याद होगा, तो मिट्सुबिशी याद होगा, आपको मिस्टर मिट्सुबिशी मिस्टर स्लिम आए तो वही फेर दी पूरे पाकिस्तान पर। गोल्ड स्टार याद होगा, निसान याद, मिट्सुबिशी कार्स याद होंगी। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स पाकिस्तान में आए, इवन शेवलेट, they came in Pakistani market and they are not here today. What is the reason of it? Why they are flunked, failed? वो क्यों नहीं सरवाइव कर सके? बिकॉज कस्टमर को जब यहाँ से तकलीफ होती थी ना, स्ट्रेस में होता था कि मैं कहाँ जाऊँ तकलीफ दूर करने, तो उन्हें कोई चीज नहीं मिलती थी, ना मैकेनिक्स थे ना पार्ट्स थे। What happened? That after sales service which was not there, which was not even visible, which was not even effective, that turned into the weakness and company went out of the market. Okay, and vice versa। तो ये सारी बातें जहन में रखने की जरूरत है। आगे चलें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, और यहाँ हम इस बात को देखते हैं, इफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स, रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स, एंड इफ देयर PLS on a project is timely and consistent, that will turn into your strength। एंड PLS मीन्स द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर ये उसके जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, अगर तो वो उसके स्ट्रॉन्ग है ना कॉन्टैक्ट सेट, वो प्रोफाइल्स वगैरह बनाता है, अगर वो जो है वो रिपोर्टिंग टाइमली स्टेक होल्डर्स को करता है, अगर उसके प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट एंड लॉस की समरीज जो है वो वीकली बेस पर आती हैं, इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर अ बिजनेसमैन टू आइडेंटिफाई दैट उन्होंने किस वेन्यू को चलाना है, किस वेन्यू को कब देखना है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बजटिंग इज वन ऑफ द वर्क ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर हम बात करते हैं उस बजट की, उसको हम कहते हैं जीरो बेस बजट, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट। उसको बना के भी आप क्या कर लेंगे, आज तक इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो काम नहीं होता। बट इफ यू टॉक अबाउट होप सेले मॉडल, होप सेले मॉडल के ऊपर जाके अगर आप रोलिंग बजट करते हैं और हर 3 महीने के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट रिव्यू कर रहा हो कि हम कितना ऊपर कितना नीचे गए कास्ट से, तो आप पूरे साल के बाद रोने के बजाय हर 3 महीने के बाद रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स ली जा सकते हैं। इट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो रोलिंग बजटिंग कहते हैं। सो ये एक और एग्जांपल है, ऐसे में दर्जनों एग्जांपल भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कोट करूं तो शायद थोड़ी ही होगी, मगर सेंस क्रिएट हो रहा होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। So now we are moving ahead। हम आगे चल रहे हैं। तो हम जो है वो पहुंचते हैं अब अपने अगले डिपार्टमेंट पे, एंड द नेक्स्ट डिपार्टमेंट दैट वी नीड टू वर्क ऑन, मैं तो इस तरफ लेके जाऊंगा बिकॉज शायद विजिबिलिटी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ना, एंड इट इज व्हाट द फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो वी टॉक अबाउट द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अकाउंट्स की हमने बात कर ली और मैंने अभी इसकी पिक्चर भी ले लूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। द फाइनेंस डिपार्टमेंट, the finance department is actually responsible for creating the viability reports or the feasibility reports for the owners। So now, अब हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की। इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज efficient, if it is efficient, if it is efficient in designing pre-feasibility
pre-feasibilities, and if they are appropriate, if they are efficient in designing pre-feasibilities, appropriate in their cost benefit analysis, cost benefit analysis, if they're appropriate in their cost benefit analysis, that is what one of the backbone of any businessman. Because उसको जितने नए projects नजर आएंगे जहाँ पर उसने invest करना है to take more money, he will be keeping on investing and looking into those avenues. And if the cost benefit analysis is strong of the finance department, and तो होगा क्या आपके वो projects जिनमें benefit ज्यादा और cost कम लगती है उनकी तरफ जाने से organization will flourish and it will develop overall the profitability of the organization and vice versa. चलिए, when we reach at the human resource department, talk about the HR department. Human resource department का बुनियादी काम क्या है? Their primary work is to work on trainings, retention, motivation, and satisfaction of employees. अब अगर आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिटेंशन मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है तो एक बात सिर्फ करूंगा, अगर सिस्टम सेम हो, प्रोसेस सेम हो, प्रोडक्ट सेम है, एम्प्लॉय सेम हो, तो F5 कहा करता था that the learning curve approach says that with the passage of time, the productivity of the person will keep enhancing and his efficiency will keep enhancing and cost keep on reducing. फिर रिपीट कर, अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग डेवलपमेंट में रिटेंशन स्ट्रांग होगी तो लर्निंग कर्व अप्रोच पर काम करना शुरू कर देगी आपने. व्हाट इज लर्निंग कर्व अप्रोच? सिस्टम सेम हो, प्रोडक्ट सेम हो, बंदा सेम हो, तो विद पास ऑफ टाइम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है. पहले वो घंटे में 10 यूनिट बनाएगा तो घंटे में 20 यूनिट बनाना शुरू कर देता है. इससे क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आएगी, मीन्स किसकी? कंपनी की. उससे क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. उससे क्या होगा? नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे. अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़नी, आप सेल प्राइस को कम कर सकते. सेल प्राइस कम होने से क्या होगा? आपकी क्वालिटी टू प्राइस रेशियो अच्छी हो जाएगी. अगर प्राइस क्वालिटी रेशियो अच्छी होगी तो पूरे कंपटीशन को स्वीप आउट करके निकल जाएंगे, अकेले होंगे बेचने वाले पूरे बाजार के अंदर. सो इट इज बिकॉज ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिटेंशन एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज एंड वाइस वर्सा. पर इसके अपोजिट हर चीज जो वाइस वर्सा में जाएगी दैट विल कन्वर्ट इनटू अ वीकनेस. ही याद रखिएगा, इसलिए मैं वाइस वर्सा साथ लिख रहा हूँ एंड होप कि आपको समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ. So it is what known as the internal analysis of an organization. And internal analysis of an organization से further हम कैसे strengths and weaknesses निकालते हैं. The second model that we were to work on for the identification of the strengths and weaknesses, that model we have determined was the value chain model. Value chain model. And value chain model it was by the Michael Porter. और मैं पहले इसका रिफरेंस कर चुका हूँ. तो माइकल पोर्टर का जो वैल्यू चेन मॉडल है, वैल्यू चेन मॉडल, it is what is known as the value chain model. It is what known as the model which the organization use for the internal identification or internal strength and weaknesses determination or the identification. यहाँ पे मैं 1 मिनट का पास लूंगा. I will ask you to ask me. I will be happy if you will ask me any question and then I will proceed further.